आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। आम आदमी पार्टी चर्चा के केंद्र में है और चर्चा के केंद्र में रहने के अलग अलग कारण हैं। हाल ही में दिल्ली से बाहर निकल के पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अलग अलग राज्यों में अपना प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे जो ताज़ा अपडेट है, दिल्ली के अंदर हमने देखा आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और दिल्ली में बड़ा कौतूहल का इस समय वातावरण बना हुआ है। इस सब के बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और इससे भी एक कदम आगे बढ़ के अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से, बड़ी ही मुखरता से और बड़े ही बेबाक अंदाज से रखने वाले संजय सिंह। संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप तो ठीक हैं, लेकिन आपकी पार्टी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। आपके स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से हिरासत में लिए गए और फिर हॉस्पिटल में पहुंच गए, क्या चल क्या रहा है, देश भी जानना चाहता है। देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का गुनाह क्या है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री का गुनाह यह है कि उन्होंने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री का गुनाह यह है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का ऐसा मॉडल देश को दिया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, जहां पर 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, इलाज मुफ्त में मिलता है। ये गुनाह है हमारे स्वास्थ्य मंत्री का। हमारे स्वास्थ्य मंत्री का गुनाह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें दिल्ली के अंदर उन्होंने बनाई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए। ऐसे व्यक्ति पर 8 साल से मामला आप चला रहे हैं। 7 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, कभी उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं महसूस हुई, कभी उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। सीबीआई एक दूसरे मामले में उनको क्लीन चिट दे चुकी है। जब उनको हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज बनाया जाता है तब उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। ये सीबीआई, ये ईडी, ये आईटी पहली बार हमारे यहां छापा नहीं मारा है इसने। याद कीजिए क्या हुआ था मुख्यमंत्री के दफ्तर पे जब छापा हुआ था सीबीआई का। क्या कह रहे थे भाजपाई घूम घूम के? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है, केजरीवाल के दफ्तर पे छापा हो गया। क्या निकला उसमें आज तक? कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, तब चिल्ला रहे थे भाजपाई, पकड़ लिया है, सूली पे चढ़ा दो, गिरफ्तार कर लो। कुछ नहीं निकला। कैलाश गहलोत के घर पे छापा हुआ, हमारे तमाम मंत्रियों के विधायक 34 विधायकों को गिरफ्तार किया इन्होंने। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 34 विधायकों को जेल में डाला समय समय पर। 140 मुकदमे लगाए, 72 मामलों में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया। कई मामलों में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई, बाकी मामले पेंडिंग है या स्टे हैं। यहां तक कि हमारे एक सोमनाथ भारती जी विधायक हैं, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे दिल्ली के। तो जितना सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुआ है, मेरे ख्याल से आज तक हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल और नेता के खिलाफ नहीं हुआ होगा। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन के यहां 24 घंटे तक ईडी ने बैठ के उनके परिवार को प्रताड़ित किया। क्या निकला? 2,79,000 रुपए अकाउंटेड मनी, यानी कि ईमानदारी का पैसा, भ्रष्टाचार का नहीं। फिर किसी ज्वेलर्स पे छापा मार दिया, फिर किसी वैभव जैन पे छापा मार दिया। खबर क्या चला रहे हैं? सत्येंद्र जैन के घर पे बरामद हुए करोड़ों रुपए, तमाम ज्वेलरी। 2 करोड़ 80 लाख का फिगर बताया जा रहा है और लगभग 1 किलो 800 ग्राम सोना किसके यहां मिला भैया? सत्येंद्र जैन के मोहल्ले में आप कोई छापा मार देंगे, कोई किसी के यहां कुछ पकड़ा जाएगा, उसके लिए सत्येंद्र जैन जिम्मेदार है? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। मेहुल चौकसी को खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेहुल भाई, और वो मेहुल चौकसी कौन निकला? नीरव मोदी कौन निकला जो नरेंद्र मोदी जी का करीबी है? 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान की एजेंसीज को चिढ़ा रहा है, हिंदुस्तान की सरकार को चिढ़ा रहा है। कभी आपने सुना ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ? कुछ हुआ उनके खिलाफ?
और आप मुझे बताइए, क्या कोई टीवी चैनल चलाता है मोदी जी के करीबी मेहुल भाई के खिलाफ कार्रवाई? कभी नहीं चलाता। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक प्रायोजित तरीके से सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, दिल्ली पुलिस का हमारे खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है और इस बात को जनता समझ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास ताकत है, आप उत्पीड़न यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पूरा सब कुछ ये हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100% जो आरोप है हवाला के वो निराधार 100% निराधार है। 400 फाइलों की भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जांच कराई दिल्ली सरकार की, सुंगलू कमेटी बना के, और लास्ट में उसने कह दिया नहीं साहब, केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन केजरीवाल जी ने पीसी करी और अभी ये भी कहा कि हो सकता है आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाए, माहौल बनाया जा रहा है। क्यों कहा? एक शिकायत पड़ती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2019 में। अभी आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। 2019 में शिकायत पड़ती है कि साहब दिल्ली के अंदर जो सरकारी कमरे बनाए गए स्कूलों में, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया मनीष सिसोदिया ने। वो मनीष सिसोदिया जो 112 देशों के शिक्षा मंत्री के सम्मेलन में अभी लंदन बोल के आए हैं, वो मनीष सिसोदिया जिनके सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बच्चों के लिए बनाया है। वो मनीष सिसोदिया जिन्होंने सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाए दिल्ली के अंदर, उस मनीष सिसोदिया के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों के कमरे में भ्रष्टाचार कर लिया। और यह शिकायत कब पड़ी? 2019 में। तारीख जानना आपके दर्शकों के लिए जरूरी है। एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में कम से कम उस शिकायत पे कोई तो कार्रवाई करोगे। 3 साल के बाद वो शिकायत फॉरवर्ड की जाती है जो 2 बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, 3 साल के बाद। अब आप कल्पना कीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2019 में जो 2019 में जो मनीष सिसोदिया के बेस पर गिरफ्तारी की जा सकती है आने वाले समय में। अरे अभी उस पर कार्रवाई के लिए लिखा है। 2019 की शिकायत जो 2 बीजेपी नेताओं ने की थी, 3 साल के बाद उस मामले में एसीबी ने साक्ष्य मांगा है, 3 साल के बाद। अब आप इसको क्या कहेंगे? यह दुर्भावना की कार्रवाई नहीं है? तो इसलिए केजरीवाल जी ने कहा कि अब मनीष सिसोदिया भी उठाए जा सकते हैं। और हम तो यहां तक कह रहे हैं कि आप देश की जनता का और टीवी चैनल्स का समय बर्बाद मत कीजिए। एक साथ अरविंद केजरीवाल जी से लेकर सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दीजिए। अपने ढंग से लोकतंत्र चलाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आपके पास ताकत है, सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, सबको उठा के जेल में डालिए। हम सबको भेज दीजिए तिहाड़, चलेंगे वहां। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है भी आरोप है तो उस पर जांच हो रही है, दिक्कत क्या है? अच्छा, हमारे खिलाफ आरोप है, जांच होगी। येदियुरप्पा के खिलाफ क्या होगा? व्यापम घोटाले में क्या होगा? राफेल के घोटाले में क्या होगा? मोहसिन जी, ये वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया है। ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया है। ये वो पार्टी है जिसने राफेल के रक्षा सौदे में घोटाला किया है। तो घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। कोयले के नाम पे घोटाला किया है सरकार ने। तो इसलिए आप हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण अगर आप कार्रवाई करेंगे तो जैसे बाकी मामलों में आपको मुंह की खानी पड़ी, इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। आपने एक बात कही कि सत्येंद्र जैन को क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, दिक्कत वहां से शुरू हो गई। तो क्या आप इशारों में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से घबरा रही है, हिमाचल प्रदेश में आपके सामने कमजोर पड़ रही है, इसलिए इस तरह के एक्शन लेने पड़ रहे हैं उन्हें? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का घबराने का कारण है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 89 और 77 को अगर छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी देश की चौथी पार्टी बन गई है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। अभी पिछले दिनों सर्वे हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे विपक्ष के सबसे लोकप्रिय नेता 43% अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लोगों ने अपना वोट दिया, अपना मत दिया। तो उनका घबराना स्वाभाविक है। गुजरात उनके लिए ऐसा गढ़ है कि जहां हमारी एंट्री से वो परेशान है।
हिमाचल में हमसे परेशान है क्योंकि पंजाब से लगा हुआ राज्य है, तो इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल वहां ये भी आता है क्योंकि 15 में हमारे पास जब 67 सीटें आई तभी तो कार्रवाई हुई थी, उसके पहले कहां हुई थी। लेकिन एक बात दर्शक भी समझना चाहते हैं, ये हिमाचल की बात हो या गोवा की बात हो, आप संगठन मजबूत बना लेते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा क्या हो जाता है कि आपके बड़े पदाधिकारी उस राज्य के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? होता है, और आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोग आए। ये कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, दूसरे दलों से भी लोग आते हैं। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको लेके हमारी चिंता है। हाँ, मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूँ कि पार्टी का संगठन हिमाचल प्रदेश में बहुत मजबूत हुआ है, गुजरात में मजबूत हुआ है, और इसीलिए सूरत में हमारी 27 सीटें आई पार्षद के चुनाव में। हम मेन अपोजिशन वहां पे बन के उभरे, कांग्रेस पीछे गई वहां से। तो इनकी चिंता स्वाभाविक है, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग आपको देश के अंदर और मैं आपको ईडी की परफॉर्मेंस तो बता दूं जरा सा। ईडी जो बहुत ही शक्तिशाली संस्था है, 9 वर्षों में उसने 1700 रेड मारी है। कितनी? 1700। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ? 9 लोगों का। यानी कि 9 लोगों पे आरोप सिद्ध कर पाई, 1700 लोगों पे ईडी ने रेड मारी है। कन्विक्शन रेट कितना है? 0.04%। अब आप बताइए, ऐसी संस्था कौन नहीं कहेगा कि इसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग हो रहा है? आप टारगेट करके आम आदमी पार्टी के लोगों पर कार्रवाई करते हैं, आप टारगेट करके दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करते हैं। बीजेपी के सारे नेता बरी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस वक्त तो ईडी का दफ्तर भाजपा के कार्यालय से चल रहा है। ये इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहे हैं, जिसकी भी देश के अंदर सरकार रही है, विपक्ष ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि ईडीआई और सीबीआई जो है सरकार के तोता है, ये यहाँ तक कहा जाता है। नहीं, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सीबीआई को तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ईडी मैना है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देश के अंदर अब एक चर्चा बड़े जोरों पर है, ईडी सीबीआई की, और तमाम बातें आपने बताई, लेकिन एक और चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट है, कांग्रेस की जगह तैयार हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है पंजाब की जीत, और पंजाब की जीत के बाद जिस तरह से भगवंत मान जी वहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले ही कैबिनेट में 25,000 सरकारी नौकरियाँ देने का फैसला हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन जारी करने का फैसला हो, चाहे दूसरी फसलों पे समर्थन मूल्य घोषित करने का फैसला हो, चाहे पटियाला में जब वहाँ पर नफरत फैलाने की कोशिश की गई तो उस पर 24 घंटे के अंदर अंकुश पाने का फैसला हो, या किसानों का आंदोलन शुरू होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसके समाधान करने का फैसला हो। तो एक ऐसी सरकार पंजाब में बन गई है जो कि जनता के हित में अच्छे ढंग से काम कर रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला सरकार ने ले लिया है, वो भी जुलाई से लागू हो जाएगा। अब जहाँ तक दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, ये पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने एक बेहतरीन काम करके दिखाया है, और पंजाब में हम जीत गए हैं, दूसरे राज्यों में हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हम 2 सीटें जीत के आए हैं। तो अब इसका फायदा ये हो रहा है कि देश भर में आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। जब आप लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो लोकसभा के चुनाव में स्वाभाविक रूप से लोगों को लगता है कि आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई विकल्प है तो ईमानदारी से वो विकल्प अरविंद केजरीवाल है, जो फ्री बिजली की बात करते हैं, फ्री शिक्षा की बात करते हैं, फ्री स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो इंसान की जिंदगी में बदलाव और तरक्की की बात करते हैं, और जिन्होंने दिल्ली में ये करके दिखाया। यानी देश की जनता कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख सकती है। ये जो चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं कह रहा हूं बीजेपी के रिप्लेसमेंट के तौर पर। कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। कांग्रेस ने तो G23 का एक बाकायदा ग्रुप बनाया है आपस में लड़ने के लिए।
तो कांग्रेस को तो किसी बाहरी व्यक्ति से जरूरत ही नहीं लड़ने की। क्योंकि ये चर्चा इसलिए भी है जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आपका संगठन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से कहीं आपने दूरी बना रखी है जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, विचारों की सरकार ही दो ही जगह पे, तो मैं क्या करूं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। दोनों राज्यों में हमारा संगठन बहुत तेजी के साथ वहां भी विस्तार हो। क्योंकि आपने राजस्थान का जिक्र किया तो एक छोटा सा सवाल लूं, क्योंकि ये भी चर्चा में है और आप उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पंजाब की बात भी करनी है। क्या राजस्थान में सचिन पायलट से कोई बात हो रही है? ये चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं अगर उनकी कांग्रेस में बात नहीं। ये बातें चर्चा के स्तर पे है, जब सच्चाई के रूप में सामने आएगी तो सबको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल मेरी जानकारी में ऐसा बिहाइंड द कर्टन कहीं कुछ बात है? मैं कहता हूँ बिहाइंड द कर्टन जब आप खुद ही कह रहे हैं तो उसको कर्टन के बाहर नहीं लाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है। पंजाब की आपने बात करी। एक सवाल जब भी पंजाब की बात आती है और आम आदमी पार्टी के सरकार की वहाँ पर बात आती है, एक सवाल बार बार आता है और मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस सवाल के जवाब के लिए। आप जवाब दें, देश की जनता भी चाहती है इस सवाल का जवाब मिले। पंजाब के लिए आपके पुराने साथी कुमार विश्वास, में सीधा सीधा नाम लूँ, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और ख़ासतौर से वो सीधा नाम कोट करते हैं केजरीवाल कि वो खालिस्तान समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि एक आज़ाद पंजाब बने जिसके वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने। देश की जनता जवाब चाहती है कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है, सच्चाई क्या है? मोहसिन भाई, आप और आपके जैसे तमाम बुद्धिजीवी पत्रकारों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तान समर्थक भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, कौन इस बात पर यकीन करेगा कि खालिस्तान बनेगा और खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री अग्रवाल बनेगा? मानेगा कोई इस बात को? जरा पूछ के बताइए मुझे। ऐसे दिल पे हाथ रखिए और ईमानदारी से बताइए कि खालिस्तान इस देश के अंदर बनेगा और उस खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री अग्रवाल बनेगा। किसी के दिमाग के अंदर ये बात जाती है? किसी को यकीन करने लायक बात ये लगती है? आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाइए। यही चुनाव हो रहा था दिल्ली में, एक वरिष्ठ मंत्री केंद्र के जावड़ेकर साहब, उन्होंने, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा केजरीवाल तो आतंकवादी है। इनके एक सांसद ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा लाल है, हम उनको वोट देंगे। 62 सीटें दी दिल्ली की जनता ने। यही आरोप ये लोग पंजाब के चुनाव के पहले लगा रहे थे, 92 सीटें वहां पर आई। देखिए, बेबुनियाद आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन समझदारी तो सबके मन में है ना। इतनी सबके दिल दिमाग में इतनी समझदारी होती है कि आदमी क्या कह रहा है, किस उद्देश्य से कह रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। मतलब खालिस्तान बनेगा और उस खालिस्तान का प्रधानमंत्री अग्रवाल बनेगा। अजीब बात है। अभी नुपुर शर्मा का जो प्रकरण हुआ, जो उन्होंने कहा, बड़ी चर्चा के केंद्र में रही। आपने बहुत बातें कही उनके बारे में, एफआईआर की मांग करी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर लिया, लेकिन नाराजगी आपकी कम नजर नहीं आ रही है अभी भी। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा किया है, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है उन्होंने। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करेगा, जो प्रधानमंत्री कपड़े देख के धर्म पहचानेगा, जो प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में नफरत की बात करेगा, उसकी पार्टी के प्रवक्ता इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। तो नुपुर शर्मा वो कर रही थी जो उनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने उनको सिखाया। बीजेपी ने, आरएसएस ने जो उनको ट्रेनिंग दी, वही भाषा नवीन जिंदल बोल रहे थे, वही भाषा नुपुर शर्मा बोल रही थी। अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फंस गए, जहां पे आपके मित्रों का व्यापार चलता है, जहां पे आपके बेटों का व्यापार चलता है, तब आप कार्रवाई करने पे सामने आए। भारतीय राजदूतों को बुलाकर अपमानित किया जा रहा है दुनिया के तमाम देशों में। ये 130 करोड़ लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और दूसरी बात, गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगे भारत, ये कहां का इंसाफ है? तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सर शर्म से झुकाया है। मैं ये कहना चाहूंगा, और नफरत के बीज हिंदुस्तान में मत बोइए। हमारी एक लंबी परंपरा है, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है।
हम जब पूजा करते हैं तो पूजा के अंत में प्रार्थना करते हैं प्रभु से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा हिंदू धर्म कहता पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करना भगवान से, और प्राणियों में सद्भावना हो। भाजपाई क्या कह रहे हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। ये कौन सा हिंदू धर्म चला रहे हैं भाई? किस हिंदू धर्म को ये मानते हैं? रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में प्रेम से रहें। भगवान कृष्ण की बात आप कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात कीजिए। भगवान कृष्ण के मंदिर पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे। अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए। भगवान कृष्ण जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। रसखान को पढ़कर आप भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी और मोहम्मद रफी ने गाना गाया, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान है, और आप इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं दिन रात। आपस में भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और आप सोचते हैं कि इस रास्ते से हिंदुस्तान तरक्की पे जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का नुकसान कर रही है, हमारे ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रही है। आपने मंदिर की बात करी, हिंदू धर्म की बात करी, उसे लेकर एक सवाल है और आजकल बहुत चर्चा में है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि नुपुर शर्मा की हम बात कर रहे थे, अब उन्होंने एक्शन लिया है, पार्टी से निकाल दिया है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। क्या कोई और मांग आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा ने वो भाषा बोली जो उन्होंने मोदी से और बीजेपी से सीखा, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गलती करे और भारत माफी मांगे, ये हम सब के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस बात को कहा भी है, आज की तारीख में हमें इस देश में शांति की जरूरत है। गलतियां, और ऐसी भयानक गलतियां करने के बावजूद भी इस देश के ताने बाने को हमें जीवित रखना है। और इसलिए मैं सभी धर्मों के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आपस में मत लड़िए। हिंसा हमको कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। आप ये तो मार काट से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कानपुर में पिछले दिनों हिंसा हुई। अगला सवाल उसी पर आ रहा था कि आप तो मांग कर रहे हैं कि भी हिंसा किसी चीज का भी नतीजा अच्छा नहीं निकाल सकती है, लेकिन चाहे वो जहांगीरपुरी की बात हो, चाहे वो अभी हाल ही में कानपुर की बात हो, वहां तो हम देख रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण रही है। उससे फायदा नहीं है, कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण रही है। उससे फायदा नहीं है। विदेशी फंडिंग की बात वहां पर आ रही है, जो मास्टरमाइंड रहा है कि 48 करोड़ के आसपास विदेशी फंडिंग उसे मिली है, प्री प्लान रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, वो तो जांच का विषय है, मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उसमें दोनों समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर हिंसा के मामले में निर्दोषों को न पकड़ा जाए, गलत मामले लगा के ना पकड़ा जाए, जो लोग भी जिम्मेदार है। और मैंने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी गिरफ्तारी हुई, मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी गिरफ्तारी इससे पहले हुई। निर्दोष जो लोग हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए, और जो लोग भी शामिल हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। फिर मैं अपील कर रहा हूं, इस देश के ताने बाने को, इस देश की पहचान को हमें जीवित रखना है। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। एक बुढ़िया उनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी, और जब एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा उनके ऊपर, तो उन्होंने अपने साथ के लोगों से पूछा कि आज मेरे ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा। तो लोगों ने बताया कि वो बुढ़िया बीमार है। उनकी मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, मानवता का संदेश ये है कि कूड़ा फेंकने वाली उस महिला को वो देखने गए। तो उनको मानने वाले लोगों से भी मेरी अपील है कि इस देश में हम लोग प्रेम से रहें, यही हमारे देश को और हम सबको आगे लेके जाएगा। प्रेम से रहना चाहिए, और बिल्कुल अभी तक मिसाल कायम करी है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। लेकिन ज्ञानवापी का मामला आपकी जानकारी में भी होगा कि ज्ञानवापी को लेकर तमाम तरह की बात हो रही है, और पिछले 1-2 महीने से चर्चा ज़्यादा है। अदालत में मामला है, लेकिन आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ज्ञानवापी का जो मामला है, आपको याद होगा मैंने एक यात्रा निकाली थी
मंदिरों को जब तोड़ा जा रहा था आदित्यनाथ जी के राज में, काशी विश्वनाथ में, और कम से कम 300 मंदिर वहां छोटे बड़े मिला के तोड़े गए, पुरातन मंदिर तोड़े गए, शिवलिंगों को हटाया गया, तोड़ के थाने में रखा गया, और तब बड़ा बवाल मचा था उस वक्त। मैंने यात्रा निकाली अयोध्या से काशी की, 500 लोगों के साथ मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई, आज भी वो मामले चल रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ आप सैकड़ों मंदिर तोड़वाते हैं उसी काशी में, और आप ज्ञानव्यापी की बात कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी का मामला अगर कोर्ट में है तो प्रतीक्षा कीजिए। ना आप न्यायाधीश हैं, ना हम न्यायाधीश हैं, ना बीजेपी वाले न्यायाधीश हैं, ना कांग्रेस वाले हैं। प्रतीक्षा कीजिए कोर्ट का फैसला। और कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो बाहर नहीं आने चाहिए। कैसे चैनल वाले चलाते हैं भाई, कैसे उस पर दिन रात चर्चा करते हैं आप? जब एक मामला कोर्ट के अधीन है तो फैसला आने दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। या तो आप में इतनी समझदारी है कि दोनों पक्ष बाहर बैठ के इसका कोई समाधान निकाल ले बातचीत के जरिए, या तो फिर न्यायालय में जो फैसला आता है उसको मानिए, लेकिन हिंसा न कीजिए, इसके नाम पे नफरत न फैलाइए। ये मेरा स्पष्ट मत है। लेकिन जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है और आप ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह के दावे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लाइन तो वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, जो अदालत फैसला देगी वो दो तरह की बातें करते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। क्या कहते हैं केशव मौर्य जी, इनके उप मुख्यमंत्री, काशी की भी लड़ाई होगी, मथुरा की भी लड़ाई होगी। और भागवत साहब क्या कहते हैं? मस्जिदों में शिवलिंग खोजना बंद करो, हर मस्जिद में शिवलिंग मत खोजो। अरे भैया, तो आरएसएस की बीजेपी वालों से बातचीत बंद हो गई है क्या? तुम्हारे ही चेले इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तुम्हारे ही चेले इस देश के गृह मंत्री हैं, तुम्हारे ही चेले कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग मत खोजो। तो मैं तो कह रहा हूं कम से कम आप आरएसएस प्रमुख भागवत जी की ही बात मान लीजिए। शांति बनाए रखिए, इस देश में तब तरक्की होगी। 45 वर्षों में बेरोजगारी में हम सबसे आगे निकल गए। 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी में हमने। हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। भूख के मामले में हमने बांग्लादेश को पछाड़ दिया, हम बांग्लादेश से ज्यादा भुखमरी के मामले में बढ़ गए। आप सोचिए जरा, भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां पहुंच गई है। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, जीएसटी से देश का व्यापार बर्बाद हो गया है, महंगाई चरम पे है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, रेल, सेल, कोल, बीपीसीएल, एलआईसी, बैंक, सड़क, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, पोर्ट, कुछ बचा इस देश में? सब बेच रहे हैं, सब सौदा कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इस देश के लोग बुनियादी मुद्दों पर बात न करें। 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो गया, मतलब चंद पूंजीपतियों ने 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्जा निकाल दिया, जो हमारा आपका आम जनता का पैसा था, और वो लेके हिंदुस्तान से भाग गए। कुछ हिंदुस्तान में लूट के बैठे हैं। नहीं तो चर्चा तो ये इन मुद्दों पे तो चर्चा नहीं होती। इसका सवाल का जवाब भी आप दे ही दीजिए देश की जनता को। क्या मुद्दा मंदिर मस्जिद होना चाहिए, या मुद्दा होना चाहिए रोजगार, देश का डेवलपमेंट? मुद्दा होना चाहिए रोजगार, मुद्दा होना चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए किसानों की आय दोगुना कैसे होगी, मुद्दा होना चाहिए जीएसटी से हमें क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, मुद्दा होना चाहिए नोटबंदी से हमें क्या फायदा, नुकसान हुआ, मुद्दा होना चाहिए इस देश में कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी, मुद्दा होना चाहिए कैसे इस देश में दंगे फसाद बंद होंगे, मुद्दा होना चाहिए कैसे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होगा, मुद्दा होना चाहिए कैसे बेटियों की सुरक्षा होगी। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की कहां कमी है हिंदुस्तान में? मुद्दा होना चाहिए कैसे गरीब की दुकान पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन चल रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। वाजपेयी कहते हैं ठीक है वोट दिया था, अब हम तुम्हारा घर तोड़ेंगे। आप भाजपा की बात कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं, यूपी के आप प्रभारी भी हैं, और जहां तक हमारी जानकारी है 1 जुलाई से आप तिरंगा शाखा की शुरुआत कर रहे हैं। किसे देशभक्ति का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं आप? देखिए, तिरंगा शाखा का मकसद क्या है? पहली चीज तो ये मैं आपको कह दूं मोहसिन जी, कि जब तक इस देश का विपक्ष
भारतीय जनता पार्टी से धर्म और देशभक्ति के शास्त्रार्थ नहीं करेगा, जब तक उनसे आंख में आंख मिला के बात नहीं करेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर मिलता रहेगा। कोट अनकोट मेरी बात इसको लिख लीजिए आप। तो धर्म के मुद्दे पर भी बात करनी है और देशभक्ति के मुद्दे पर भी बात करनी है। और धर्म हमारा क्या कहता है? जैसा मैंने आपको कहा, हमारा हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे रामचरितमानस की चौपाई कहती है सर्व सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में प्रेम से रहें। हमारा धर्म भगवान कृष्ण का धर्म है जो पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश देता है। हमारा धर्म कहता है सारी पूजा अर्चना करने के बाद जब प्रभु से प्रार्थना करो तो कहो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये कौन से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं भाई? राम मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करते हैं ये लोग। इनसे हमें हिंदू धर्म सीखना है। जो लोग 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ 18.5 करोड़ में खरीदते हैं 5 मिनट के अंदर, प्रभु श्री राम के नाम पे 5 मिनट में 16.5 करोड़ की चंदा चोरी करते हैं, वो हमको धर्म सिखाएंगे। उनसे हमें धर्म सीखना है। तो इनसे हमें धर्म नहीं सीखना। जो गरीब आदमी को पानी नहीं पीने देते, ये हमारे धर्म में लिखा है। विराट कोहली की छोटी सी बच्ची को गाली देते हैं। कौन से हिंदू धर्म को मानते हैं ये लोग? कहां के लोग हैं ये लोग? हमारे मां बाप ने कहा हनुमान चालीसा करना है, हनुमानगढ़ी में जाओ, घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। भाजपाई कह रहे मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी? भाई एक मुद्दा उठा लाउड स्पीकर का, मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने सभी धर्मों के साथ संवाद करके 57,000 लाउड स्पीकर हटाए। जहां जहां जिसको समस्या थी, मुस्लिमों ने भी अपने आप से हटा दिया, हिंदुओं ने भी अपने आप से हटा दिया, और उसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की। मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की। ऐसे समाधान करो ना मुद्दों का, झगड़े क्यों कराते हो? यानी योगी जी के काम की सराहना आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं इस एक पक्ष की, इस एक काम की, अतिक्रमण की भी करनी पड़ेगी। कल उन्होंने अपने एक मंत्री के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अच्छी बात है। मंत्रियों के घर पे, मेयर के घर पे, पार्षद के घर पे चलवाइए, विधायकों के, लोग अपने आप अतिक्रमण छोड़ के चले जाएंगे। आप मुझे बताइए, झुग्गी तो अतिक्रमण से बनी है, रेडी तो अतिक्रमण से लगी है, लेकिन किसी अधिकारी ने अतिक्रमण नहीं किया, किसी मंत्री ने अतिक्रमण नहीं किया, किसी नेता ने अतिक्रमण नहीं किया, किसी विधायक ने अतिक्रमण नहीं किया। ये कौन मानेगा? तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने तो एक उदाहरण दिया आपको कि लाउड स्पीकर उतरवाने के काम में कहीं कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ, क्योंकि आपने निष्पक्षता के साथ संवाद करके जो भी धर्मगुरु थे स्थानीय स्तर पे बातचीत करके आपने लाउड स्पीकर हटवाए। कोई बवाल हुआ कहीं पे? लेकिन जब आप रोज झगड़े कराते हैं, तोता लड़ाते हैं, मुर्गा लड़ाते हैं, उससे समस्या होती है। और अब तो सारे चैनल मुर्गा लड़ाते हैं 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। कोई उधर से बैठ जाएगा, कोई उधर से बैठ जाएगा, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं। यही होता है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि हिंदू धर्म सही मायने में लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसकी खुली बहस करनी चाहिए। हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता हुए डॉक्टर लोहिया, वो धर्म नहीं मानते थे, नास्तिक थे, लेकिन उसके बावजूद रामायण मेला आयोजित कराते थे। क्यों? क्योंकि रामायण में दिए गए अच्छे संदेश को उन्होंने प्रचारित करना एक जरूरी कर्तव्य समझा। उन्होंने कहा धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है, राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। उन्होंने कहा हे भारत माता, मुझे राम की मर्यादा, कृष्ण की उन्मुक्तता और शिव की व्यापकता दे। ये थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन जो खुद में धर्म नहीं मानते हुए भी हिंदू धर्म की अच्छाइयों को प्रचारित करते थे, रामायण में लिखी अच्छी बातों को प्रचारित करते थे। आज हम रामायण की, गीता की और हिंदू धर्म के अच्छे संदेश, विवेकानंद के अच्छे संदेश को देने से भागते हैं। तो वॉकओवर है ना बीजेपी के लिए। वो जैसे समझा रहे हैं वैसे वो कह रहे हैं मस्जिद में चलकर हनुमान चालीसा पढ़ना है, सब कह रहे हैं हो। लेकिन बीजेपी तो ये कहती मोदी जी हमारे सभाओं में पूछते हैं, हाँ भाइयों बहनों बताओ
शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान गांव गांव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गांव मोहल्ले में पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान होना चाहिए कि नहीं? जनता कहती है हाँ हाँ होना चाहिए होना चाहिए। तो हमें शमशान चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, हमें शमशान चाहिए। तो ये शमशान बनाने वाली मानसिकता की जो पार्टी है, जिसका नाम मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है, वो भारतीय झगड़ा पार्टी ऐसी पार्टी है, अपने मोहल्ले में बुला लेंगे, झगड़ा करा देंगे लोग। लेकिन भारतीय जनता तिरंगा पार्टी शाखा का उद्देश्य क्या है सुन लीजिए। हम अपने आगे तिरंगा लगा के उसको नमन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हमारा शाखा प्रमुख उस प्रस्तावना को पढ़ेगा, तिरंगा शाखा में मौजूद लोग उस प्रस्तावना को दोहराएंगे। अलग अलग महापुरुषों के बारे में चर्चा हमारी शाखा में होगी। पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा होगी। 10 मिनट उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखाया जाएगा और 20 मिनट उस पर चर्चा होगी। 15 मिनट राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, 15 मिनट राज्य और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी और 3 हमने रचनात्मक और अच्छे कार्य उसमें तय किए हैं करने को तिरंगा शाखा के माध्यम से। वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन, नदियों की सफाई, ये 3 काम हम इसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो आरएसएस की बात आप कर लीजिए, वो कहते हैं हम भी राष्ट्रवादी हैं। तो भैया राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? भारत का तिरंगा। वो अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं लगाते? आज तक 94 वर्षों में आज तक आरएसएस का प्रमुख दलित और पिछड़ा क्यों नहीं हुआ? आप दलितों और पिछड़ों को हिंदू मानते हैं नहीं मानते हैं? महिलाओं को अपनी शाखा के योग्य क्यों नहीं मानते? हमारी शाखा में हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण सारे लोग आएंगे। तिरंगा हमारा झंडा होगा, महिलाएं भी इसकी सदस्य बन सकती हैं, वो भी आएंगी शाखा में। तो आरएसएस की जो शाखा है वो एक संकुचित शाखा है। हमारी जो शाखा है वो शाखा व्यापक है। लेकिन आरएसएस से प्रेरणा लेते हुए आप 52 वर्षों में 52 उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उनसे क्या प्रेरणा लेंगे बताइए? उसे मॉडिफाई कर दिया। उनसे मॉडिफाई क्या? देखिए 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नागपुर के मुख्यालय पर 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, ये सवाल है उनसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार 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 कहती है, वो ये कहती है कि जो आज एक कंपटीशन सा चल पड़ा है कि कौन बड़ा हिंदू और कौन से बड़े बड़े नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। पहले नहीं करते थे नेता इतना। वो घर में घुस के सबके चेक करते हैं कि कौन मंदिर जाता है कौन नहीं जाता है। ये भाजपाइयों से हमें सीखना है। जो लोग राम मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करते हैं वो हमें बताएंगे कि कब हमें मंदिर जाना है, कब हमें पूजा करना है, कब नहीं करना है। बताइए आप, क्या कहा था इनके उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के? सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये बयान है इन लोगों के। क्या कहा था आदित्यनाथ जी ने? आदिवासी और दलित से तुलना की थी बजरंगबली की। तो भगवान की जाति खोज रहे हैं ये लोग। आप बताइए, अपने ढंग से, मतलब ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। हमारा पेटेंट है साहब, कोई और मंदिर नहीं जा सकता। ये क्या है? तुम इतने संकुचित कौन? तुम ठेकेदार हुए, कौन बनाया तुमको ठेकेदार? कहां से तुम्हें ठेका मिल गया भैया? कह रहे तेजो महल था यहां पे ताजमहल की जगह, क्यों नहीं दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने लिख के दे दिया, कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, नहीं नहीं ये ताजमहल ही था, तेजो महल नहीं था। बोले यहां विष्णु मंदिर था कुतुब मीनार में, वहां भी लिख के दे दिया मोदी जी ने, उनकी पुरातत्व विभाग ने लिख के दे दिया, नहीं नहीं साहब यहां विष्णु मंदिर नहीं था, यहां पे तो सिर्फ कुतुब मीनार था। क्यों नहीं दे देते? जहां खुद फंसने की बात आएगी वहां भाग लो, जहां लड़ाने की बात आ रही है वहां मौज लो। यही चल रहा है। चलिए, यूपी में आप तिरंगा शाखा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 2024 का चुनाव सामने है, यूपी के आप प्रभारी हैं, तो ये सवाल तो आपसे बनता है, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही बीजेपी ने टारगेट सेट कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कहा कि हम मोदी जी को 75 सीटें जीतने के बाद 75 सीटें मोदी जी को गिफ्ट करने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। तो आपने भी कोई टारगेट सेट किया है? नहीं, मैं कह रहा हूं योगी जी ने 5 किसके लिए छोड़ा है? 80 पूरी ले ले, कोई रोक थोड़ी रहा है उनको।
भाई पूरी की पूरी 80 ले लें। टारगेट सेट देखिए किया ऐसा है, टारगेट जनता सेट करती है लोकतंत्र में। आप तो अपनी बात कहते हैं जाके लोगों तक, आपकी बात अच्छी लगेगी लोग आपका साथ देंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं देंगे। हमने तो शुरुआत की थी यूपी के अंदर, और हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हम 350 सीटों पे यूपी के अंदर चुनाव लड़े। परिणाम छोड़ दीजिए क्या रहा, लेकिन पहली बार में इतने बड़े राज्य के अंदर हम चुनाव लड़ पाए। और आपको तो मालूम है 1.5 साल के अंदर 23 मुकदमा लिखा है बाबा जी ने मेरे ऊपर, एक दिन में 9 FIR की, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, लेकिन क्या कोई कर्म छोड़ा ये नहीं। बात आपको चुभती? क्योंकि ये जैसे हम जनता के बीच में जाते हैं तो सवाल आता है कि जिस वक्त चुनाव शुरू नहीं हुए थे, हम ये देख रहे थे कि सरकार के खिलाफ आप इकलौते ऐसे नेता थे जो खुलकर बोल रहे थे, और आपके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लगे भी, लेकिन इस सब के बावजूद वोट में तब्दील नहीं हो पाए। देखिए कमी कहाँ यूपी, रही? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, यूपी जाति और धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ एक प्रदेश है। उस जकड़न से निकालना कोई साधारण कार्य नहीं है। और आम आदमी पार्टी के बारे में यह है कि जहां हमारी झाड़ू चलती है वो फिर पूरा सफाया करती है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं। 27 लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक होती है। 24 के लिए कोई टारगेट सेट किया है? 24 के लिए टारगेट समय पे आपको बता देंगे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं लोगों से कि अरविंद केजरीवाल इस देश में एक राष्ट्रीय विकल्प बन के उभर चुके हैं, और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए कि रोजगार, इस मुल्क की तरक्की, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जो बुनियादी इंसान की जिंदगी की जरूरत है, उसको तो केजरीवाल ही पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकल्प से पहले आखिरी सवाल यूपी से जुड़ा हुआ, क्या आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव में किसी से गठबंधन करके यूपी के अंदर चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? देखिए अभी केजरीवाल साहब ने कर्नाटक की एक सभा में इस बात को ऐलान करके कहा कि हमारा गठबंधन इस देश की जनता से है। गुजरात और हिमाचल का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव है नवंबर दिसंबर में, वो चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी एकला चलो की जो नीति है, हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर हम आ जाते हैं। क्या तीसरा मोर्चा बन रहा है? क्योंकि केसीआर आकर केजरीवाल जी से मिले, ममता बनर्जी मिली, तीसरा मोर्चा बन रहा है, और क्या आम उसका आदमी चेहरा पार्टी- अरविंद केजरीवाल होंगे? देखिए आम आदमी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, लाठी डंडे से नहीं चलता। किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, किसी राज्य के गृह मंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, आए दिल्ली में हमने जो कुछ किया है उसको देखें। अगर हमसे कुछ सीख सकते हैं तो हमसे सीखें, उनके राज्यों में कुछ बेहतर है तो हमारे मुख्यमंत्री जाके उनसे सीखेंगे। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो ठीक कहा आपने, पिछले दिनों स्टालिन जी भी आए थे, केसीआर जी भी आए थे, ममता जी से भी मिलते रहते हैं केजरीवाल जी, लेकिन उसको लेके कोई राजनीतिक गठबंधन जैसी बात अभी इसकी कोई जानकारी न मुझे है, लेकिन न कोई प्लानिंग तो होती है ना, अभी कि फिलहाल चुनाव ऐसी- सामने है। कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये मान सकते हैं कि तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो अरविंद केजरीवाल उनके चेहरे होंगे? देखिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा गठबंधन इस देश की जनता से है, हमारा कोई किसी से राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं है। अभी आधिकारिक बयान पार्टी का यही है। लेकिन क्या 24 के अंदर मोदी वर्सेस केजरीवाल देखने को मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल। इस देश की जनता तय करेगी, इस देश की जनता तय करेगी। कांग्रेस बाउंस बैक कर सकती है या जनता ने नकार दिया है? 24 में? कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। कांग्रेस की पूरी शक्ति आपस में लड़ने में जा रही है। आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ। मोदी जी को अगर छोड़ दें तो पीएम का वैकल्पिक चेहरा कौन होगा? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी? देखिए हम तो अरविंद केजरीवाल को, ये मत समझिए कि उनकी पार्टी में है इसलिए कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार, सच्चा, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला विकल्प मानते हैं। यूपी में आप बहुत घूमे हैं और यूपी की राजनीति को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। अखिलेश यादव और मायावती में आपको कौन ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन लगता है? देखिए इस पे कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले दिनों मायावती जी ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं
वो बयान सारे के सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले बयान रहे। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव, ये तो मैं राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं मानता कि जिस बहुजन आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया था तो उसमें आज वो उसकी प्रमुख नेता होकर और लगातार वो ऐसे बयान देती हैं जिससे बीजेपी का फ़ायदा हो, और चुनाव में कई जगहों पे उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारा अगर कैंडिडेट नहीं है तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर दीजिए। ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। यानी अखिलेश यादव ज़्यादा मैच्योर है आपके हिसाब कह से? सकते हैं। ठीक है। मनमोहन सिंह, वाजपेयी जी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी, इनमें से सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन आपके हिसाब से? नो डाउट वाजपेयी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे और उनको सभी धर्मों का, सभी जातियों का, इस देश के लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिला। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? वाजपेयी जी आपके हिसाब से सबसे बेहतर, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है आपका। बिल्कुल, वाजपेयी जी अच्छे प्रधानमंत्री थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता तो पार्टी उनके एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो हैं जो देश का सत्यानाश कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए किसी एक जगह का मुख्यमंत्री बनना है, कौन सी स्टेट वो होगी? पंजाब, दिल्ली या आने वाले किसी और? देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को पहले समझता हूँ। राज्यसभा का सांसद हो गया अपने साथियों के, दोस्तों के आशीर्वाद से, केजरीवाल जी के कृपा से, उनके सहयोग से, तो बड़ी उपलब्धि है। बाकी इतना लंबा मैं सोचता नहीं कि कहाँ का मुख्यमंत्री। 27 में यूपी में हो सकता है। काम करेंगे, काम पूरी मेहनत के साथ करेंगे। आपके समर्थकों का मनोबल बढ़ेगा इससे एकदम। मुख्य मैं कह रहा हूं, कभी भी अगर कोई नारा लगाता है कि यहाँ का सीएम कैसा हो, वहां का सीएम कैसा हो, मैं इन चक्करों में कभी नहीं पड़ता। आप तो कभी नहीं देखे होंगे कि मैं इससे कभी बड़ा खुश हूं। मैं राजनीतिक गलतफहमी पे करता ही नहीं हूं। मैं तो सीधे ये कह रहा हूं, आपको एक चीज की दावत, जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं, यूपी के लोगों के लिए दिन रात, जैसे मैंने पहले मेहनत की, आगे भी मेहनत करूंगा। एक कार्यकर्ता के तौर पे जमकर काम करूंगा। परिणाम देना लोगों के हाथ में है। दिल्ली में आपकी सरकार है, तमाम मंत्रालय आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसे आप पूरे मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन चीज़ों में हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया है। बाकी मंत्रालय काम नहीं कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम हुए हैं, वृक्षारोपण और वन विभाग से भी काम हुए हैं, हमारे समाज कल्याण से भी काम हुए हैं, राशन का जो विभाग है उससे भी काम हुए हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, इन 4 क्षेत्रों में हमने दिल्ली के अंदर अनुकरणीय काम करके दिखाया, जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। ये अपने आप में बड़ी बात है। पॉलिटिक्स या पॉलिसी, आप किसे अपनी तरफ से प्रेफरेंस देते हैं? देखिए, बगैर पॉलिसी के पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे दिन रात और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वाजपेयी स्टाइल, आडवाणी स्टाइल या मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, कौन सी बेहतर? वाजपेयी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अच्छी है, सब समावेशी पॉलिटिक्स, सबके साथ लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स। आखिर में संजय जी, अगर आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हम सब लोग प्रेम से, सद्भाव से, भाईचारे से रहें। हमारे मुल्क की पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये देश विविधता में एकता वाला देश है और हम अपने भाईचारे को जीवित रखें। आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि आपने ये बात बहुत खूबसूरत कही कि हिंदुस्तान सबका है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? छोटे में जल्दी से आखिर में। देखिए मोहसिन जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके भाजपाई जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मोदी जी उनको डंडा लेके खोज रहे हैं। और क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं। जब बांग्लादेश की आजादी का 50 साल पूरा हुआ तो मोदी जी वहां गए थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए वो जेल जा चुके हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं। 8 वर्षों में उन्होंने एक बार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाया। संसद में उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी सरकार ने कह दिया कितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान में उनको पता ही नहीं है।
तो इसलिए भाजपाइयों को पहले मोदी जी से परमिशन लेनी चाहिए बांग्लादेशियों के बारे में बोलने से, क्योंकि वो बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा है। भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक देश की आज़ादी में अपना योगदान दे चुके हैं, जेल जा चुके हैं, वहाँ के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। जब 50 साल पूरा हुआ उनकी आज़ादी का, तो ना तो केजरीवाल जी बुलाए गए, ना आप बुलाए गए, ना मैं बुलाया गया, वहाँ तो मोदी जी बुलाए गए थे। तो उनसे हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए। बांग्लादेश के घुसपैठिए हिंदुस्तान में सीधे थोड़ी आते हैं, सीमा से घुस के आते हैं। जो एयरपोर्ट से फ्लाइट से आते हैं उनका वीजा मिलता है, वो सरकार जारी करती है मोदी जी की। ये सवाल इसलिए भी सुन तो लीजिए, सीमा में जो घुस के आते हैं उसकी सुरक्षा मोदी जी के जिम्मे है। भारत की सरकार देखती है सीमा की सुरक्षा। तो हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं, वो वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उन्होंने 8 वर्षों में आज तक कभी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला कभी आपने सुना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सामने उठाया? कभी आपने सुना विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत में उन्होंने ये मामला उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि वो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा है। जो भाजपाई, आप किसी भी भाजपाई से पूछिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करता हो, उससे पूछिए कि मोदी जी बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं कि नहीं है। वो इनकार कर दे आपके सामने तो बताइएगा, उसको मानना पड़ेगा। 50 वर्ष जब पूरे हुए थे तो प्रधानमंत्री जी ने जाके वहां कहा वो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल गए, और इसीलिए 8 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। इसीलिए चर्चा में रहता है बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला। जहांगीरपुरी के बाद भी वो ये सुनने में आया कि देखिए ऐसा है वहां कि ज्यादा बांग्लादेश के घुसपैठी देखिए हैं। जितने भी भाजपाई ये सवाल उठाएंगे उनको डंडा लेके मोदी जी दौड़ा लेंगे। इसलिए भाजपाइयों को पता नहीं है मोदी जी, और उनसे पूछिएगा आप जब भी कोई भाजपा वाला मिले कि आपके प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के योद्धा है कि नहीं है, वो मानेंगे। पूरी भाजपा मानती है इस बात को। वे तो राजनीति के लिए बोलते हैं, कुछ कार्रवाई कुछ करते नहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। संजय जी, आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।